ठीक है, तो जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे का है ये। तो प्रोग्राम में लगभग मान के चलो कि 5-6 प्रोग्राम जो बेसिक वाले थे वो हम लोग पढ़ लिए थे। अभी क्या है कि छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, तो प्रोग्राम का बेसिक हम लोग बताए थे। कुछ इन्फेक्शस डिजीज से बचाने के लिए है, बंद कर दो उसको बंद कर दो, बंद कर, जरूरत नहीं। कुछ प्रोग्राम क्या है न्यूट्रिशन के लिए बने हैं, कुछ फैमिली प्लानिंग के लिए बने हैं। बात नहीं। देखो, नेशनल पोलियो माइलेटिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो क्या था, हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, और ये 5 साल के छोटे बच्चों में क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने लगती है, जिससे बच्चे क्या है फ्यूचर में चल नहीं पाते हैं। ये विकलांगता का बहुत बड़ा कारण है, और बहुत सारे अभी भी लोग उससे पीड़ित हैं, समाज में आपको दिखाई देंगे। तो इसमें देखो क्या चीज नहीं बताओ। आप पीड़ित हैं मतलब जो जिनमें विकलांगता आ गई वो फिर ये लाइफ लॉन्ग रहता है, ये ठीक नहीं होता है। हाँ, एक बार हो गया, जैसे पैर का हो गया या हाथ का हो गया, तो फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, नर्व वहाँ पे वीक हो जाते हैं, बच्चा जो है फिर कभी चल नहीं पाता। हाँ, नहीं, वैक्सीन के साथ जानते हो क्या हुआ, बहुत समय शुरुआत में क्या था, वैक्सीनेशन उतना प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा था, सबको क्या कह रहा था, इम्यून नहीं कर पा रहा था। वैक्सीनेशन जैसे इस तरह के वैक्सीनेशन जो होते हैं, किसी एक व्यक्ति को हमने वैक्सीनेट कर दिया, एक बच्चे को, और उसके पड़ोस में एक बच्चा जो है छूट गया जिसने वैक्सीनेशन नहीं लिया, तो क्या होगा, वो सिक्योर नहीं है। जो बच्चा लिया हुआ है वो फिर से पीड़ित हो सकता है। अच्छा, जिसने बच्चे ने नहीं लिया है, जैसे ही उसको पोलियो का वायरस उसके अंदर आएगा तो फिर वो आपको वीकनेस कर देगा, बीमार कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये होता है, जैसे ब्लैंकेट ट्रीटमेंट होता है ना, एक साथ सभी को देना होता है, उसी तरह से जब वैक्सीनेशन कराया जाता है तो पूरे एरिया में उसमें देखते होंगे कि वो इम्यूनाइजेशन डे घोषित किया जाता है, और सेम डे पे सब बच्चों को, 5 साल के छोटे बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है, और प्लस साथ में जो छूट जाते हैं उसके बाद घर घर डोर टू डोर जा करके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलती है। तो आप लोग अपने गांव में देखे होंगे, जो आशा बहनें हैं और जो वॉलंटियर होते हैं वो गांव में आकर के हर घर में पूछ करके कि आपके यहाँ 5 साल से छोटे उम्र का बच्चा है कि नहीं, भले वो बाहर से आया हो, मतलब रिश्तेदारी से, मान लो अपने किसी मामा के यहाँ या नानी के यहाँ आया हुआ है, तो वहीं पे उसको वैक्सीनेशन होगा। ये नहीं कि ये तो बाहर के बच्चे नहीं, चूंकि हम सबको कर रहे थे तो कहीं भी रहे हमको उसको देना है। उसके बाद क्या करते हैं, घर के ऊपर एक मार्क लगा देते हैं कि हाँ चेक हो गया है, इनके यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है, या फिर ये घर जो है वॉलंटरी चेक हो चुका है। तो ऐसे करके डोर टू डोर एक एक घर को जाके देखना होता है। उसके बाद भी सामाजिक रूप से जो कभी कभी भ्रांतियां फैल जाती हैं, उसकी वजह से लोग अपोज करते हैं कि नहीं करवाएंगे अपने बच्चे को। तो खैर वो तो अलग मैटर है, उसको बाद में बात करेंगे। ऐसे केसेस में क्या होगा कि लोग बच्चों को छुपा देते थे, नहीं देते थे। कितना अवेयरनेस कैंपेन चले हैं इसके लिए, कितना करोड़ों अरबों रुपया इस पर खर्च हुआ है। खैर तुम लोग की एज में उस समय था नहीं, हम लोग के टाइम पे हम लोग देखते थे, टीवी में ऐड आता था, अखबार में ऐड आता था। वो अमिताभ बच्चन उसके ब्रांड एम्बेसडर थे, वो आकर के पोलियो का टीका लगवाओ, ये वो दुनिया भर का चलता था। तो कहने का मतलब है कि एक समय बहुत बड़ी समय, अभी क्या है, इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से, अभी इसका केस जो है नहीं मिलता है, बट ये है कि अभी भी प्राइमरी वैक्सीनेशन का ये पार्ट है। तो जो पहला जो बच्चा पैदा होता है तो डे 1 में उसको BCG और ओरल पोलियो को वैक्सीन इसेंशियल दिया जाता है। ठीक, ये कब तक चलेगा, जब तक 10-15 साल ऐसा बीते जाए कि कोई भी केस रिपोर्ट ना हो, डिटेक्ट ना हो, तब तक ये चलेगा। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI इन द ईयर ऑफ 1978। इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम था, इसको 1978 में लॉन्च किया गया। जनरली क्या था, बच्चों के लिए ही है इस तरह के प्रोग्राम जो चलते हैं। ज़्यादातर वैक्सीनेशन क्या है, बच्चों को ही दिए जाते हैं, कुछ बड़ों को दिए जाते हैं। ड्यूरिंग 1985 द EPI वाज अपग्रेडेड इनटू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UPI बाय द कंसंट्रेटिंग इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू इन्फेंट एंड प्रेग्नेंट मदर। तो ये तो आपको पता है, इन्फेंट वाला तो याद करवाए थे, प्रेग्नेंट लेडी का भी बताए थे। इनमें क्या वैक्सीनेशन होता है, 2 ही है, 2 टिटनेस के वैक्सीन लगते हैं। ठीक, चौथे महीने में लगता है और 4 वीक के अंतराल पे। तो कभी पूछा जा सकता है कि TT1 और TT2 के बीच में कितना वीक का अंतराल होता है, तो 4 वीक का या 28 दिन का। कहीं कहीं ऑप्शन में 1 मंथ, 4 डेज नहीं, 4 वीक, 28 डेज। ठीक है, ये मदर वाला है। तो मदर में तो ज़्यादा कुछ वैक्सीनेशन नहीं है, 2 ही टीका लगता है TT का। ठीक,
और अगर मान लीजिए 1 साल 2 साल के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं तो 2 भी नहीं लगता है, 1 ही लगता है, टीटी का बूस्टर लगता है। ठीक, मतलब एक टीका से ही काम चल जाता है, क्योंकि 2 साल के अंदर ही वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। रूटीन इम्यूनाइजेशन, दिस इज द इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल इन्फेंट विथ 3 डोजेज ऑफ ओपीवी इन द हॉस्पिटल एज द रूटीन ड्यूरिंग द 6th, 10th एंड 14th वीक। तो ये तो है, साथ में 0 वाला भी। ठीक है, 0 जैसे ही पैदा हुआ तुरंत आप उसको इसका ओरल पोलियो वैक्सीन दीजिए। Such coverage of routine immunization among infants must be sustained and maintained at the high level of 100% because immunization children maintain the foci of the infection। कहने का मतलब देखो, इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल क्या होता है, सेम वायरस होता है, उसी को कमजोर करके आपके शरीर में डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है, उसके लिए मेमोरी सेल जनरेट होती है, वो बायोलॉजी क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो एक बार क्या मेमोरी टी सेल एक बार बन जाएंगी, टी लिम्फोसाइट, तो फिर अगली बार जब वायरस आएगा तो उसके प्रति क्या होगा, अच्छे से अगेंस्ट आपका इम्यूनिटी आप दे पाएंगे उससे, जिससे क्या होगा, बीमार नहीं पड़ेंगे। इम्यूनाइजेशन का यही कारण होता है कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन में बेसिक है कि आप जो है उससे एक बार आपका एक्सपोजर हो जाए। तो कभी कभी आप जैसे अब क्या है, डायरेक्ट पहली बार होगा तो बीमारी ज़्यादा हावी होगी, एंटीबॉडीज उस लेवल से बन नहीं पाएंगी और आप जो है बीमार पड़ जाएंगे। तो अच्छा, जितने वायरल डिजीज होते हैं उसमें इम्यूनाइजेशन बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, फिर भी हम लोग को प्रयास करते रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वैक्सीन की खोज हो। जितना वैक्सीन होगा हमारे पास उतना, देखिए बीमारी से बचना ज़्यादा आसान है, बीमार हो जाने को उसका ट्रीटमेंट करना बहुत कठिन है। एक बार पोलियो का अगर उभर जाता है तो फिर आप कितना भी फिजियोथेरेपी कर लीजिए, कितना भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, वो आप कभी उससे पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है। और सोचिए बचपन में होने वाली विकलांगता, फिर आप वैसा तो नहीं है जानलेवा है आपकी डेथ हो जाएगी, पूरी लाइफ आपकी वैसी ही है। तो 60 साल 70 साल जो भी आपकी लाइफ स्पैन होगा, आपको उसी विकलांगता के साथ रहना होगा। First polio immunization, this concept was introduced by the government of India in 1995. The term pulse शब्द इसके साथ जोड़ा गया, denote the sudden simultaneous mass administration of oral polio vaccine to all under 5 year of children। 5 साल के अंदर सभी बच्चों को देना था, इन द इंटायर कंट्री विथ 100%, मतलब 100% कवरेज, 100% कवरेज विथ 2 डोजेज ऑफ ओपीवी, ईच ऑफ 2 ड्रॉप विथ 6 वीक। 6 वीक के अंतर पे 2 ड्रॉप देना था, वही 2 बूंद जिंदगी कैसे करके उसका ऐड आता था, 2 ड्रॉप देना है। ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन 2 तरह का आता है, इंजेक्शन वाला भी आता है और एक ओरल पोलियो। तो ओरल पोलियो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, यही चलाया जाता है। 6 वीक इंटरवल पे देना है ऑन द इंडिकेटेड डे, पोलियो संडे। क्या होता था, जनरली इसको क्या किया जाता था, संडे वाले दिन ये वैक्सीनेशन कराया जाता था, ताकि बच्चे घर पे रहेंगे और उनको प्रेरित किया जाता था कि आप एक तो पहले सेंटर पे जाके ओरल पोलियो वैक्सीन ले लीजिए। अगर आप सेंटर वाले दिन हो गया, अगले दिन से क्या होता था, कार्यकर्ताओं को भेजा जाता था घर घर जाकर के चेक करके करिए कि वैक्सीन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लगता है बच्चा थोड़ा बीमार है तो लोग सोचते थे बीमार है तो हम इनको न दें, या फिर खुद बीमार हो गए तो बच्चे को लेके नहीं गए, तो बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए क्या होता था कि संडे के बाद, जो पोलियो डे के बाद, फिर उसके बाद दोबारा जो है अपना घर घर जाके चेक किया जाता था। ड्यूरिंग द लोवेस्ट ट्रांसमिशन सीजन अक्टूबर टू फरवरी के बीच में ये जनरली वैक्सीनेशन का शेड्यूल चलाया जाता था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टेटस। इसका क्या मतलब है, भले ही बच्चे ने ले लिया हो पोलियो का वैक्सीन, जैसे न्यू बॉर्न हुआ है, पोलियो का वैक्सीन उसने ले रखा है और तब तक संडे आ गया, आप भी इम्यूनाइजेशन करने पहुंच गए, तो उससे कोई मतलब नहीं है पिछली बार लिया है कि नहीं लिया है, आपको तुरंत उसको देना है। ठीक, भले उसको कोई लक्षण आए ना आए, लेकिन अगर उस एरिया में है जहां पे कैंपेन चल रहा है तो आपको लेना पड़ेगा। दीज इंडिकेटेड डे आर कॉल्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, NID। मतलब अब इसी से समझ सकते हो, सिंपल पोलियो का वैक्सीन पिलाना था, लेकिन गवर्नमेंट इसको किस तरह से अपना प्रचार करती थी, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। अब सोचो एक वैक्सीन इतनी प्रभावी की, उसके लिए सीधा एक डे ही डेडिकेट कर दिया जाता था कि ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है, यानी ईच एंड एवरी चाइल्ड को ये देना है, अंडर 5 ईयर ओल्ड जितने भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये दोनों पॉइंट। कलर चेंज करना, ठीक है।
द लास्ट रिपोर्टेड केस ऑफ वाइल्ड पोलियो इन इंडिया वेयर इन द वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। वेस्ट बंगाल और गुजरात में लास्ट केस जो रिपोर्ट हुआ था वो कब रिपोर्ट हुआ है? जनवरी 13, 2011। ठीक, तो ये तो मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। WHO डिक्लेयर इंडिया पोलियो फ्री कंट्री ऑन मार्च 27, 2014। मार्च 2014 में आपका इंडिया को वहां से एक सर्टिफिकेशन आ गया था कि आपके यहाँ पोलियो क्या है, इरेडिकेट हो चुका है, कोई केस नया डिटेक्ट नहीं हो रहा। ठीक, लेकिन अभी भी शेड्यूल में है, अभी भी चल रहा है, चलाएंगे उसको 10 साल 15 साल अभी और चलेगा। लास्ट केस कब आया था वो भी याद रख लेना, जनवरी 13, 2011 में। 2011 में लास्ट रिपोर्ट हुआ था, लगभग 15 साल होने को है। ठीक, नया केस नहीं मिला है। ऑन रिपोर्टिंग भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा बीमार हुआ, लोकल में ट्रीटमेंट लिया, ठीक हुआ नहीं ठीक हुआ, गवर्नमेंट को सूचना नहीं है, किसी रिपोर्ट ही नहीं चाह रही उसकी कि एक पोलियो का केस मिला है ना। तो ये भी बड़ी समस्या है, बड़ी पॉपुलेशन के साथ ये दिक्कत होती है। डॉक्टर तक या जो सरकार की जो पाइपलाइन है वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा। जब पहुँच ही नहीं पा रहा तो रिपोर्ट नहीं जा रही। तो दो चीज़ें याद करके रखना है आपको कि 2014 से इंडिया जो है वह क्या है, पल्स पोलियो फ्री है, अरे पोलियो फ्री कंट्री है। ठीक, अब देखो, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। ठीक, पहले क्या आया था, NTCP आया था, देख लो, NTPC नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। तो फिर नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम NTCP लॉन्च इन द गवर्नमेंट ऑफ 1962 में आया था। रिवाइज्ड वाला भी याद कर लेना, 1992 में रिवाइज्ड है। रिवाइज मतलब कब किया जाता है, 2-3 चीज़ों पे जब हमने पूरी स्ट्रेटेजी बदल दी। स्ट्रेटेजी बदल दी तो किस रूप में बदल सकते हैं, जैसे आपको केस डिटेक्शन, सर्विलेंस या फिर कोई नया डायग्नोसिस किट आ जाए उसके द्वारा, या फिर नया मेडिसिन कोई आ जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, सारे प्रोग्राम को रिवाइज कर देते हैं फिर से। या पिछला प्रोग्राम जो चला रहे थे वो फ्रूटफुल नहीं था और हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो रहा था, तो उस समय क्या होता है, प्रोग्राम वही रहता है, बस उसको क्या करते हैं हम रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज मतलब नया गोल, नया अचीवमेंट, नया फंड उसको और नई मेडिसिन के साथ हम उसको जोड़ देते हैं। It was 1992 that Government of India, WHO and World Bank together revived a national tuberculosis program and remarked the limitation of the program. Based on those remarks, the program was revised and launched as the revised National TB Control Program RNTCP as a pilot project during the 1993। तो ये याद करके रखना कि आपका जो है ये प्रोग्राम जो है, वैसे तो ये याद रखना 1992 में क्या हुआ था, ये प्रोग्राम RNTCP में चेंज कर दिया गया, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। ठीक, नेशनल डायरिया देख लो, नेशनल डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NDDCP। देखो, डायरिया जो है मोर्टिलिटी में इन्फेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, यानी कि जो न्यूबॉर्न होते हैं अप टू 5 ईयर, 5 साल के अंदर जितनी ज़्यादा मोर्टिलिटी बच्चों में होती है, यानी बच्चों की जो डेथ होती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है, डायरिया रहता है। तो बच्चों को डायरिया शुरू होता है और डायरिया शुरू होने के बाद बच्चे डिहाइड्रेट होते हैं, डिहाइड्रेट होकर के कोलैप्स कर जाते हैं, डेथ हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। ट्रीटमेंट क्या है, वही ORS है। ठीक, It was started in 1978। 1978 में as a objective of reducing the morbidity and mortality due to diarrheal diseases, the chief aim was the promotion of oral rehydration therapy ORT या oral rehydration solution ORS जिसको बोलते हो। जब थेरेपी बोलोगे तो T रहेगा, S बोलोगे तो सोल्यूशन हो जाएगा, वो चीनी पानी नमक का घोल। This strategy and DGCP were based on the following observation। कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया बीमार जो लोग होते हैं उनको देख करके। 90% ऑल डायरियल एपिसोड्स कैन बी मैनेज्ड एट होम। ये देखा गया कि लगभग 90% केस जो है वह घर पे मैनेज किया जा सकता है। ठीक, दूसरा क्या देखा गया, 9% विल डेवलप सम डिहाइड्रेशन। 9% में केवल कुछ डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं, विच नीड टू मैनेज विद द ORS पैकेट। अगर ORS का पैकेट उनके पास है तो अगर इसको आप यूज करते हैं तो पेशेंट को आप बचा सकते हैं। ओनली 1% डेवलप अ सीवियर डिहाइड्रेशन नीडिंग द हॉस्पिटलाइजेशन।
कहने का मतलब जैसे वोमिटिंग हो चाहे डायरिया, मतलब आपको डायरिया हो रहा है, इस टाइम जितनी बार आप डायरिया में जा रहे हैं, मोशन जा रहे हैं, आकर के आपको कुछ नहीं करना है, 1 गिलास चीनी पानी नमक पीना है। जितना पानी आप पिएंगे उतना आप डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। और रूल बस एक ही है, जितनी बार मोशन जाइए आके पानी जरूर पीजिए, कुछ नहीं, उतना आप करते रहेंगे तो क्या होता है, वो एक तो वेब्रियो कैलोरी वगैरह इस तरह से रहता है, तो जितना उनका कॉलोनी वगैरह मोशन के थ्रू बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन शुरू हो गया, आप शुरू हो रहा है, लेकिन आप उसको मैनेज करने के लिए वाटर ले रहे हैं, तो लॉस और गेन बराबर रहता है। 12 से 14 घंटे में आप उससे रिकवरी ले लेते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंपल जूस पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ये 90% ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। 9% को क्या करना पड़ेगा, ORS अगर आप दे देते हैं तो उससे वो मैनेज हो जाएंगे। अब तो ORS बनाना ही बहुत आसान है और सब जगह अवेलेबल है, टेट्रा पैक भी आने लगे हैं, अलग अलग फ्लेवर में आने लगे हैं। और 1% क्या हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, जो कि जिनका बिल्कुल जैसे कोलैप्स हो गए, मुंह से कुछ ले नहीं सकते, हॉस्पिटलाइज करेंगे, RL वगैरह लगाएंगे और उनको सलाइन ड्रिप चलाएंगे, उससे उनको मैनेज करेंगे। ठीक, बस याद क्या रखना है, 1978 में आया था ये, और इसका ट्रीटमेंट का जो मेन एम क्या है, ORS का प्रमोशन था। और ORS जो है पैकेट आप यूज करिए और स्वस्थ रहिए, अभी गर्मी में बहुत जरूरी है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP देख लो, रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ HIV एंड एड्स इन द कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985 में क्या हुआ था, इसका केस डिटेक्ट हुआ था इंडिया में पहली बार। द टास्क फॉर द स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ HIV एंड एडवाइस ऑन इट्स कंट्रोल। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1987 में इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च हुआ, क्या उसको नाम देते हैं, NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987। सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या हुआ, 1992 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेट अप द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO, एक ऑर्गेनाइजेशन अलग से बना दिया क्योंकि बीमारी बढ़ने वाली थी और इसमें जागरूकता ही बड़ी चीज है, तो जागरूकता फैलाना था, उसके लिए क्या हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, मतलब एक मिनिस्ट्री तरह से उसमें काम करता है, एज ए सेपरेट बॉडी टू इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर द NACP एक्टिविटीज इन द कंट्री। तो अगर पूछा जाता है NACP कब आया था, तो 1987 में आया था, और पूछ दिया उन्होंने NACO कब आया था, NACO, तो क्या होगा 1992। तो अंतर कर लोगे, ठीक। 3/5 इनिशिएटिव ये पूछा जा सकता है। 3/5 इनिशिएटिव क्या था, ग्लोबली, मतलब ये वर्ल्ड स्तर का प्रोग्राम था, WHO का प्रोग्राम था। 3/5 इनिशिएटिव पूछ सकते हैं किसके लिए है, तो वही HIV एड्स के लिए था। ठीक, क्या किया गया था, ग्लोबली 40 मिलियन पीपल आर लिविंग विद द HIV और एड्स। ठीक, PLW ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपल लिविंग विद द एड्स। ठीक, तो ये ऐसी कैटेगरी है जो पूरे वर्ल्ड में थी। ऑन December 1, 2003 WHO, UNIEX एंड GFATM, सब प्रोग्राम है, ग्लोबल फंड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, announced a plan to reach 3/5 initiative। 3/5 initiative क्या मतलब हुआ इसका, प्रोवाइडिंग ART, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ये भी पूछा जाता है ART किसके लिए यूज किया जाता है, टू 3 मिलियन PLWA, 3 मिलियन लोगों तक पहुंचना था जो एड्स से पीड़ित हैं इन द डेवलपिंग कंट्री बाय द एंड ऑफ ईयर 2005, यानी 3 मिलियन लोगों तक पहुंचना है, कब तक, 2005 तक। क्या कर रहे थे हम, ART प्रोवाइड करा रहे थे, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, इसी को क्या बोला गया, 3/5 इनिशिएटिव। ठीक, 3 मिलियन लोगों को कवर करना था, और कब तक, 2005 तक। तो पूछा जाता है ART, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जो एड्स में इस समय दवा दी जाती है वो क्या है, ART, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट। अभी एकमात्र यही दवा है ART, अभी भी ART चलता है। जैसे HIV, आप HIV और एड्स में क्या अंतर है, HIV क्या है, जो पॉजिटिव है उसी को हम लोग HIV बोलते हैं। एड्स कब बोलते हैं, सिंड्रोम है, जब बहुत सारी बीमारियां आपको पकड़ लेंगी, अपॉर्चुनिस्टिक बीमारियां, उसमें ट्यूबरकुलोसिस है, डायरिया है, स्किन इन्फेक्शन है, तो उसको जब सिंड्रोम के रूप में आया था तब हम उसको एड्स बोलते हैं। तो HIV पॉजिटिव पर्सन और एड्स से पर्सन में थोड़ा सा अंतर है। HIV क्या है, एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें आप वायरस आपके अंदर रह रहा है, तो अगर वो वायरस एड्स में कन्वर्ट कर दे आपके शरीर को, इससे पहले आप वही उसके लिए रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट चलाते हैं। ठीक, फिर क्या आता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस वाला प्रोग्राम, चलिए तो चर्चा हो चुकी है, टेस्ट में आया था,
हाँ, नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस NPCB was launched in 1976 with a 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल चलाती है, इनकॉर्पोरेटिंग द नेशनल ट्राइकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। जो ट्राइकोमा कंट्रोल प्रोग्राम पहले चल रहा था उसी में इसको मर्ज कर दिया गया था। तो करेंगे क्या इसमें, जैसे आई के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे और जनरली क्या था, एम था कैटरेक्ट सर्जरी करना विजुअल इंपेयरमेंट के लिए। ठीक है, बस इतना ही है। हाँ, एक प्रोग्राम में आया था राइट टू साइट 2020, याद करके रखना, बस इतना याद करके रखना। राइट टू साइट क्या है, देखने का अधिकार है। क्या प्रोग्राम आया था, विजन 2020 इसको बोला गया था। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च टू reduce the avoidable, preventable and curable blindness by the year of 2020, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है 2020 तक जो है आपको इसको ठीक करना। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैटरेक्ट सर्जरी करवाना, ग्लूकोमा वगैरह से पहले, जैसे रेटिना वगैरह पूरा खराब हो जाए, लेंस एकदम खराब हो जाए, उसके पहले क्या उसको ट्रीट कर लेना। The goal is to reduce the prevalence of blindness in India is 0.5% by the year 2012 and no child in India shall go needlessly blind after 2012। एक कुछ बीमारियां भी होती हैं जैसे नियोनेटल, क्या हुआ, क्या चीज, लेंस अगर किसी में कैटरेक्ट सर्जरी करोगे, हाँ तो दिखेगा ना। देखिए जैसे अभी हम लोग क्या हैं, हम लोग मायोपिक हैं, तो अभी लेजर सर्जरी होती है ना, लेंस का कर्वेचर ऐसा है तो इसको कट करके और चेंज कर दिया जाता है सही से विजन में। तो अभी अगर मैं वो करवा लेता हूँ तो मुझे इस चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आया, तो 100% क्योर होगा ना। हाँ बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। अच्छा, कैटरेक्ट सर्जरी में क्या होता है कि लेंस तो है अपनी जगह, हम लेंस ही बदल रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि उसके साथ अन्य चीज़ें भी उसमें इम्पेयरमेंट होती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे लेंस भी लगेगा, साथ में आपको चश्मे से उसका रिफ्लेक्शन मिरर सही कराना पड़ता है। तो दोनों मिल करके करेंगे। अगर आपने लेट कर दिया तो रेटिना खराब हो जाएगा, लेंस खराब हो जाएगा, तो फिर वो कितना भी आप करते रहिए नहीं होगा। बिल्कुल, कैटरेक्ट सर्जरी जो है सबसे सक्सेसफुल सर्जरी में माना जाता है। कैटरेक्ट की सर्जरी जो है सबसे सक्सेस, बल्कि कैंप लगा के किया जाता है, मतलब एक दिन में 100 पेशेंट का कर देते हैं डॉक्टर, 15 मिनट 10-15 मिनट का काम रहता है। तो ये तो जैसे ये हो गया, सब कैंप लगा के लगाने वाले प्रोग्राम है और सरकार मुफ्त कराती है इसको। मोतियाबिंद के ऑपरेशन जो है, या क्या बोलते हैं उसको, कैटरेक्ट या फिर काला मोती ऐसे कुछ करके गांव में प्रचारित करते हैं कि आप उससे अवेयर हो जाइए। और लेंस पूरा खराब हो जाए, लेंस ब्रस्ट कर जाए, अगर लेंस ब्रस्ट कर जाएगा तो क्या होगा, एक क्या ह्यूमर वगैरह पड़े हो ना आई के साइड में, उसका ह्यूमर पड़े, उसमें वो डिस्पर्स हो जाएगा तो फिर बेकार है। उसके पहले आपको उसको निकलवा करके दूसरा लेंस डलवाना चाहिए। ठीक है, और चिकित्सा कोई भी होगी विथ लिमिटेशन होगी। हम लेंस बदल के क्या करेंगे जब आपका रेटिना पीछे खराब होगा तो लिमिटेशन तो सब जगह है, गारंटी कोई नहीं देगा 100% का। ठीक है, ये हुआ कि अच्छा जो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम होता है, जो बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनमें आंख में इन्फेक्शन होता है, पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयाँ चलती हैं, उससे वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अगर आप वहाँ अवॉइड कर देंगे तो आंख उनकी भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या है, केवल हाइजीन मेंटेन करना और अवेयरनेस मेंटेन करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या था, देयर मस्ट बी ए विजन गार्जियन फॉर द एवरी 5000 पॉपुलेशन बाय द 2020। ये प्रोग्राम बनाया गया था कि लगभग हर 5000 लोगों पे कोई न कोई आई का चेक करने वाला या विजन गार्जियन जिसको कहा जा रहा है, एक आदमी होना चाहिए। कहने का मतलब ये, या तो आपके ब्लॉक स्तर पे या फिर आपके गांव के स्तर पे अगर 5000 की जनसंख्या है तो उसके बीच में कहीं न कहीं आई चेकअप के लिए कोई न कोई डॉक्टर होना चाहिए। ठीक, ताकि आई का, देखिए इसमें अर्ली डायग्नोसिस ही इसका ट्रीटमेंट है, लेट डायग्नोसिस होगा कोई मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलो, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम NCCP, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड NCCP ड्यूरिंग द 1975। ये याद कर लेना। फंक्शन क्या है इसका, एजुकेशन ऑफ द कम्युनिटी अबाउट द हैजार्ड ऑफ द टोबैको, जैसे टोबैको च्यूइंग और ये सब स्मोकिंग हम लोग में जैसे सामाजिक बुराई के रूप में है। एंड द परस्यूटेड टू गिव अप इट्स यूज एंड आल्सो द डेंजर सिग्नल ऑफ द कैंसर। तो जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उस पर आपके कैंसर की पिक्चर देखोगे, गुटके वगैरह पे सब लिखा रहता है।
तो वो सारी की, हाँ, तो वो अब वो लिखा जाता है, लिखने से नहीं हो रहा था, तो ये हुआ कि पिक्चर भी लगाइए, लोग देख करके इसको डरेंगे, तो एक अवेयरनेस के रूप में आता है। एजुकेशन ऑफ द कम्युनिटी टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल लीडिंग टू द कैंसर, आपके लाइफ स्टाइल में चेंज करवाना जिससे कैंसर अगर बढ़ रहा है तो उसको रोका जा सके। जैसे केमिकल फूड कम खाइए, जंक फूड कम खाइए, ठीक, लाइफ स्टाइल चेंज कराना। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर ऑफ सर्विक्स थ्रू द एक्सफोलिएट साइटोलॉजी। एक्सफोलिएट साइटोलॉजी क्या होती है? सर्विक्स से एक पार्ट को लेकर के बायोप्सी के लिए भेजना और जो चेंजेज आ रहे हैं उसके अनुसार देखना कीमो लगना है कि नहीं लगना है, कैंसरस है कि नहीं कैंसरस है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिटेक्टेड केसेस, जो केस डिटेक्ट हो गए हैं उसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करना। तो अर्ली डिटेक्शन, अब देखो सर्विक्स का दिया है, यानी कि यूट्रस का पार्ट है ना सर्विक्स, तो यूट्राइन कैंसर बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में और ब्रेस्ट कैंसर, तो दोनों के लिए क्या करना है, आप एजुकेट ही कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्शन के लिए जा सकते हैं। फिर आता है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो ठीक है उतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, लेकिन देख लो 1982 में क्या हुआ, स्ट्रेस लेवल जैसे जैसे बढ़ने लगा है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी चालू हुआ। इसमें क्या हुआ, इसका मेन मोटो देख लो, द एम ऑफ NMHP इज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अभी भी जैसे मेंटली कोई डिस्टर्ब होता है तो लोग उसका ट्रीटमेंट कराने से हिचकते हैं या ट्रीटमेंट नहीं भी कराते हैं, सोचते हैं इनका दिमाग कम है या ऐसे ही इरिटेंट रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इस तरह के लोग व्यवहार करते हैं, हॉस्पिटल तक उनको लेके नहीं जाते हैं। गांव में आप भी आजकल मिल जाएंगे 2-4 लोग, तो ऐसे में क्या होगा कि आप उनका, शहरों में भी आप जाते हैं रोड पे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, कोई कूड़ा बीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, देखते हो ना, कोई ट्रैफिक पुलिस इधर बना हुआ है, इधर उधर कर रहा है, वो सब क्या मेंटली डिस्टर्ब है, और उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो क्या होगा, ठीक हो सकते हैं। आप उनसे क्या करते हैं, उनसे उचित दूरी बना के रखते हैं, है ना, उनसे दूर से निकलते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। 2001 में जब प्रोग्राम WHO ने लाया तो उसने क्या लिखा, थीम क्या बनाया था, मेंटल हेल्थ स्टॉप एक्सक्लूजन, उनको अपने से अलग मत करिए, और दूसरे नंबर पे डेयर टू केयर, उनको केयर करने की हिम्मत करिए, उनको छोड़िए मत उनके हाल पर। बात समझ में आ रही? तो ये मेंटल केयर के लिए आया था, इसको याद रखना, 1982 में चल रहा था। और ये अगर ये पूछ दिया कि मेंटल, ये थीम कहाँ था, मेंटल हेल्थ स्टॉप एक्सक्लूजन डेयर टू केयर, तो आपको बताना है WHO ने 2001 में लॉन्च किया था। हाँ, ये तो इंडिया में बहुत पहले से चल रहा है 1982 में, तो ये तो लॉन्च पूछेगा तब, अगर ये थीम पूछा, ये थीम कब था, तो आपको 2001 का बताना है। ये स्लोगन लिखा रहेगा वहां पे क्वेश्चन में, मेंटल हेल्थ स्टॉप एक्सक्लूजन डेयर टू केयर, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको एक तो बताना है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, किसके अंतर्गत है, तो NMHP के अंतर्गत है। कब लॉन्च हुआ था ये, 2001 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था, WHO ने किया था। ठीक, मतलब क्या है, उनको अपने से दूर मत करिए और उनका केयर करने का हिम्मत करिए। अन्य लोगों की तो लोग चिकित्सा कराने ले जाते हैं, लेकिन जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनसे लोग दूरी बना लेते हैं और उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। देखो, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, आयोडीन की डिफिशियंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके लिए क्या किया गया, नमक में आयोडीन मिला लिया गया। दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1962 एट द नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, ग्वाइटर क्या होता है, अरे ग्वाइटर गठिया, ग्वाइटर का मतलब क्या होता है, जो स्वेलिंग हो जाती है थायरॉक्सिन ग्लैंड की। हाँ, ठीक, जो थायराइड ग्लैंड होती है। हाँ, अच्छा, समझ लो। गाउट, अब देखिए गठिया जो लोग समाज में बोलते हैं वो 2-3 तरह का है। एक तो है तुम्हारा गाउटी अर्थराइटिस है, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें बड़े ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं, घुटनों का दर्द लोग बताते हैं। एक होता है रूमेटिक अर्थराइटिस, जिसमें छोटे छोटे ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं, उंगलियों में स्टिफनेस रहती है मॉर्निंग में। तो ये तीनों को समाज में क्या बोलते हैं, गठियावात। लेकिन आपको अंतर करना पड़ेगा कि गाउटी अर्थराइटिस है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि रूमेटिक अर्थराइटिस, तीनों अलग हो गया। और ग्वाइटर क्या होता है, जो घेंघा बोलते हैं, ये फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो होता क्यों, स्वेलिंग क्यों होगी, आयोडीन नहीं मिलता है। तो क्या होता है, जो थायरॉक्सिन ग्लैंड होती है वो आयोडीन ट्रैपिंग के लिए अपनी साइज बढ़ा लेती है कि ज़्यादा हम आयोडीन पकड़ सके। तो आयोडीन आ ही नहीं रहा, इस वजह से क्या होता है, साइज बढ़ते चली जाती है।
तो वो भी अगर टाइम से इलाज कराएंगे तो रिवर्स होगा, नहीं तो इरिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, इलाज उसका क्या है, कुछ नहीं, बहुत आयोडीन बहुत माइन्यूट मात्रा में जरूरत होता है। कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स डिसेबिलिटी आफ्टर इफेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपग्रेडेड द नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम इनटू नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ये क्यों अंतर किया गया, क्योंकि ये क्या था, डेडिकेटेड था केवल वो गेगा रोग के लिए। बाद में जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा हमको ये समझ में आया कि आयोडीन हमको डेली चाहिए, क्योंकि थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी है। थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी में अगर थायरॉक्सिन नहीं होगा या आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चा अपंग हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, कम आईक्यू का बच्चा पैदा होगा। तो क्या होगा, ये प्रोग्राम क्या था, नेशनल ग्वाइटर के लिए था, तो पूरा हमें इससे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। पूरा बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है, केवल जो गेगा डायग्नोस होगा या ग्वाइटर डायग्नोस केसेस में हम देंगे या उनके प्रिवेंशन पे काम करेंगे। लेकिन अगर हम नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी प्रोग्राम अगर हम चलाएंगे तो हम बच्चों को भी देंगे, बड़ों को भी देंगे, प्रेग्नेंट लेडी को भी देंगे, और जो ग्वाइटर से पीड़ित है उसको तो देंगे ही देंगे। बात समझ में आई। द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम यूनिवर्सल यूज ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट। एक ही तरीका था जो सब लोग खाते थे, बिना साल्ट के कोई रह नहीं सकता। तो बेटर था कि हमने क्या किया, साल्ट में आयोडीन मिला दिया, आयोडाइड साल्ट हो गया इन द प्लेस ऑफ कॉमन साल्ट। इससे क्या हुआ, ये बीमारी कंट्रोल में आ गई। अभी तो नहीं के बराबर केसेस हैं इसके। नेशनल प्रोग्राम फॉर द ये क्वेश्चन करवाए थे इस पे, नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ये क्वेश्चन करवाए थे ना, 2008 में लॉन्च हुआ था, देख लेना। इन्हीं बीमारियों से बचने के लिए NPDCS 2008 नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ठीक, ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है। इसके लिए भी हमको सोचना होगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ है, कम्युनिकेबल डिजीज पे हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया एक तरीके से, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अब बड़ी समस्या हो रही है हमारे लिए। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, ये सब। फिर देख लो नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस। छोटे बच्चों को विटामिन ए का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनको आई साइट वीक हो सकती है। दिस वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1970 एंड द मर्ज एज अ कंपोनेंट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस। बाद में उसी में इसको क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। इन 1992 में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें क्या हुआ, हमने 2 लाख यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ओरल विटामिन ए। विटामिन ए का क्या किया गया, डोजिंग हर 5 साल के बच्चे को देना है। ठीक, कॉन्सेंट्रेट चिल्ड्रन बिटवीन द 2 to 6 ईयर एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के अंतर पे 2 लाख यूनिट देना था। ठीक, 2 लाख यूनिट उसकी डोज है। तो यूनिट क्या है, इंटरनेशनल। सारे विटामिन की डोज IU में है। अगर नहीं याद की हो तो चार्ट निकाल के बायोलॉजी से याद करो, ये पूछा जा सकता है कि डोज क्या होता है। तो सब IU लिखा रहता है, इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या है, ये प्रोग्राम ये है कि अगर मान लीजिए एज ग्रुप हमको पता चलता है, ये तो यूनिवर्सल हो गया, सब गए 2 साल से जितने ऊपर के बच्चे हैं सबको हमने क्या किया कि अपना 2 लाख यूनिट दे दिया। अब देखो जो प्रोग्राम है वो क्या है, अगर 6 महीने से कम है तो 50,000 देना है, 6 से 12 महीने तक है तो 1 लाख देना है, 12 महीने से ऊपर और 6 साल के बीच में अगर है तो 2 लाख यूनिट देना है। ठीक, विद द कंसेंट ऑफ नेशनल चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम SSCM ड्यूरिंग द 1992 द स्ट्रेटेजी, ये याद नहीं करना, द स्ट्रेटेजी वाज चेंज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5 मेगा डोजेज ऑफ विटामिन ए कॉन्सेंट्रेट ओरली टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द 9 मंथ to 3 ईयर। तो सबको फिर 5-5 डोज देने के बजाय हम लोग ये आ गए कि जो 9 मंथ से 3 साल के बीच के बच्चे हैं उनको हमको डोजिंग कराना है। तो जनरली छोटे बच्चे कहाँ मिलेंगे, घर में मिलेंगे, आंगनबाड़ी वगैरह में मिलेंगे, तो वहाँ पे कैंप चला के प्रोग्राम चलता है। कुल मिला के याद रखना, विटामिन ए का हमको वैक्सीनेशन की तरह, प्रोग्राम की तरह हमको उसको चलाना है, प्रोफाइलिक्सिस है ये। ठीक, बस खत्म होने वाला है। हाँ, ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा टॉपिक पढ़ोगे ना। नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, क्यों सुनना है। एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम क्या होगा भाई, आयरन चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, हीमोग्लोबिन HB बनाना है, NaNCP
was launched in India in 1970 and focus on the three strategy. पहला, promoting the consumption of the iron rich food. आयरन की जरूरत होगी, ठीक है। आयरन किस रूप में रहता है, हमको चाहिए होता है, फेरस चाहिए कि फेरिक चाहिए? आयरन, हीमोग्लोबिन का आयरन जो है फेरस है कि फेरिक है? फेरस है, ठीक, गुड, फेरस रहेगा, +2 रहता है। प्रोवाइडिंग आयरन रिच एंड फोलेट सप्लीमेंट, फोलिक एसिड देना है, हाई रिस्क ग्रुप, आइडेंटिफाई एंड ट्रीटिंग द सीवियर एनीमिया केसेस। अगर एनीमिया हो गया है तो उसको आइडेंटिफाई करिए और आयरन और फोलिक एसिड उनको दीजिए। ये सब किस में चलेगा? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वाले जो एनीमिया है उसमें, ठीक। एनीमिया कई तरह का होता है, वो सब बात की बात है। प्रोग्राम में क्या चलता है? न्यूट्रिशनल एनीमिया को कंट्रोल करना। फिर नेशनल स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम देख लो, इंडिया वही 300 कैलोरी देना है, इंक्लूडिंग 10 to 12 ग्राम ऑफ द प्रोटीन पर चाइल्ड पर डे, और 500 किलोग्राम कैलोरी इंक्लूडिंग 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर मदर पर डे। तो ये प्रोग्राम चलाया गया जिसमें न्यूट्रिशन, इसके लिए सरकार क्या करती है? पैसे भी देती है, प्रोग्राम भी चलाती है आंगनबाड़ी के थ्रू, या फिर अपना CSC PSC पे भी मिलता है, ठीक है। फूड का पैकेट दिया जाता है ताकि आप जो है उसमें कैलोरी मेंटेन कर पाएं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल आंगनबाड़ी प्रोग्राम देख लो, आंगनबाड़ी बालवाड़ी प्रोग्राम, ये आपको पता है, बस याद कर लेना कब से चल रहा है। 1975 से चल रहा है, 1975 से चल रहा है, जिसमें ये सारा आंगनबाड़ी वाला प्रोग्राम चलता है। 5 साल से छोटे बच्चों को रखना है, खिलाना है, पिलाना है, वो सब चलता है। आंगनबाड़ी लोग गांव में होगा। उसी का एक पार्ट क्या है? मिड डे प्रोग्राम है। 5 साल के बच्चे को तो हमने आंगनबाड़ी में देख लिया, 5 साल से ऊपर वालों का क्या होगा? वो तो पढ़ने जाएंगे ना। पढ़ने जाएंगे तो उसके लिए बहुत फेमस प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील का मतलब क्या हुआ? मिड डे, दोपहर के समय का भोजन। तो इससे 2 फायदा होता है, एक तो बच्चों को पोषण मिलता है, दूसरा स्कूल ड्रॉप आउट जो बच्चे होते हैं वो ड्रॉप रेट घटता है। द प्रोग्राम इज नोन एज, पहले क्या बोला जाता था? स्कूल लंच प्रोग्राम। ये पहले की स्टेट में लागू हुआ था, वो देख लो। द मिड डे मील स्कीम इज अ स्कूल मील प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द स्कूल एज चिल्ड्रेन नेशन वाइज। ये प्रोग्राम है कि जो स्कूल एज के बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि वही हमारा भविष्य है। द प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस इन तमिलनाडु इन 1960। पहले एक तमिलनाडु ने इसको सबसे पहले लॉन्च किया था, वहां पे ये चलता था, वहां पे सक्सेस इसको देखते हुए फिर पूरे देश में लॉन्च किया गया। चीफ मिनिस्टर उसमें कौन थे? के कामराज थे, ठीक। In 1982 decided to universalize the program for all children in the government school in primary class under the chief minister of Dr. M.G. रामचंद्रन, ठीक। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल इसको चलाता है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NPNSP, ठीक। क्या है? NPNSP was launched on the 15 August 1995. By the 97-98 this program was implemented in all over the country. पूरे देश में चलता है मिड डे मील प्रोग्राम। दोपहर का भोजन आपके गांव में भी मिलता होगा, ठीक है। फिर आता है नेशनल ICDS होता है, नेशनल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS स्कीम। 2 अक्टूबर 1975 में लॉन्च हुआ था ये, बस डेट याद करके रखना, और क्या। 2 अक्टूबर 1975 किसके लिए है? वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस टू चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। इंटीग्रेशन का मतलब बच्चा जब गर्भ में है तब भी उसको हमको पोषक पे ध्यान देना है, ICDS बोलते हैं। द स्कीम्स ऑब्जेक्टिव आर टू इम्प्रूव एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रेन, रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण जिसको बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। किसका होता है कुपोषण? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, PEM बोलते हैं। बच्चों को अक्सर प्रोटीन की कमी होती है और कैलोरी की कमी होती है। एंड स्कूल ड्रॉप आउट इम्पावर मदर। द ICDS स्कीम सर्विसेज आर रेंडर्ड थ्रू द, कैसे चलता है? आंगनबाड़ी वर्कर एट द विलेज सेंट्रल कॉल्ड आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में क्या है? ICDS प्रोग्राम के तहत ही बच्चों को
भोजन, आयरन, ये सारी चीजें दी जाती है। अच्छा, तुम लोग को शेयर किए थे तो पढ़े नहीं, इसलिए बता नहीं पा रहे हो, है ना। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP, हाँ बस समझ गया। ओरल कैंसर से बचने के लिए क्या हुआ, टोबैको विड्रॉल। तो बहुत सारा चीजें इसमें चलता है। नेशन वाइज एफर्ट टू रिड्यूस द टोबैको रिलेटेड डिजीजेज एंड डेथ ड्यूरिंग 2007 अक्टूबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च NTCP इन असम। असम में लॉन्च हुआ था NTCP, ट्यूबरकुलोसिस। अरे ये टोबैको जो है वो च्यूइंग को कम किया जाए। टोबैको केवल खाते नहीं हैं लोग, पीते भी हैं, बहुत तरह से यूज करते हैं, उस सबसे से बचाने के लिए। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम NFWP, NFW, तुम लगातार बोल रहे हो कुछ। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च ए नेशन वाइड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग द 1952। ये 10 बार का क्वेश्चन है आप लोग का, कम से कम। हाँ 10 बार आ चुका है कि कौन सा दुनिया में जिसने पहली बार, कौन सा देश है जिसने पहली बार फैमिली प्लानिंग को लॉन्च किया था एज ए प्रोग्राम। हाँ तो इसको याद करके रखना है। 1950 आया। हाँ है, कितना कॉमन है बताओ। हाँ तो याद करके रखना, फर्स्ट कंट्री है इंडिया, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है, नहीं कर पा रही, कर नहीं पाई। चलो कोई बात नहीं, जैसे एजुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे सुधार होगा। वैसे जो ग्रोथ रेट है हम लोग का स्टेबल है, ऐसा नहीं है, 2 के आसपास होना चाहिए, लेकिन स्टेबल है, लेकिन और कम करना नहीं। चाइना को कब का पीछे छोड़ चुके हैं, पता नहीं है। और क्या, पॉपुलेशन पूछेगा पहले इंडिया है, लास्ट ईयर ही तो था। हाँ हाँ हरा दियो चाइना को लास्ट ईयर हो गया था। इंडिया नंबर 1 है पॉपुलेशन में। हाँ इसी काम में हरा सकते। ठीक है, चलो 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 आगे देखो। इन 1977 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीडिजाइन द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एज द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। प्लानिंग की जगह वेलफेयर कर दिया गया, ताकि आपका मतलब इससे आप पॉजिटिव वे में समझे। ये नहीं कि कोई हमारी वंशावली रोकना चाहता है, नहीं नहीं, आपका कल्याण करना चाहता है, ताकि बच्चे अच्छे हों, महिला की हेल्थ अच्छी रहे, बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो। खैर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। चेंज द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्लानिंग से लोगों को लगा कोई योजना बना रहे हैं, लग रहा है हमारे खिलाफ बन रहा है, ऐसा लगता है ना, कोई प्लानिंग हो रही है। ये वेलफेयर प्रोग्राम है यार, ये आपकी भलाई के लिए है। शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट कंट्री है जिसने नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया है, 1952 में चला था। नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम देखो। RCH प्रोग्राम भी 1997 में आया था, याद रखना, पूछा हुआ है। द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 अक्टूबर 1997। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू परमिट द हेल्थ ऑफ द मदर एंड चिल्ड्रेन, टू इंश्योर द सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल। कॉन्सेप्ट ऑफ RCH क्या है? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी आप नहीं चाहते हैं वो आप उसको हटा सके, मैनेज कर सके। मैटरनल केयर, सेफ मदरहुड होना चाहिए। चाइल्ड सर्वाइवल, जो बच्चा पैदा हो वो सर्वाइव हो। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTIS, मैंने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जितने भी हैं, और STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इन सारी चीज़ों का प्रिवेंशन और मैनेज किया जा सके, और HIV और एड्स का मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है, ठीक। RCH पैकेज फॉर वेरियस सीरीज देख लो। फॉर मैटरनल सर्विसेज, सेफ मदरहुड के लिए क्या है? सर्विसर कंपोनेंट एंड ऑब्स्टेट्रिक केयर। ऑब्स्टेट्रिक केयर मतलब क्या हो गया? जो महिला, देखो 2 पार्ट होता है स्त्री रोगों में, लेडीज से संबंधित 2 ब्रांच होती है, गायनेकोलॉजी होती है, ऑब्स्टेट्रिक होती है। तो गायनेकोलॉजी में क्या होती है? स्त्री रोग होता है। ऑब्स में क्या होता है? प्रेगनेंसी से रिलेटेड और डिलीवरी से रिलेटेड केसेस देखे जाते हैं। इसमें हम ऑप्स की केयर देखेंगे, इन्फेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रमोशन, तो ऑप्स में यही सब होगा। फॉर द चाइल्ड सर्विसेज, यानी चाइल्ड सर्वाइवल के लिए क्या होना चाहिए? इसेंशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न पैदा होता है उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल है, जैसे होता है ना कि अर्ली फर्स्ट आवर में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। हाइपोथर्मिया उनकी मेन प्रॉब्लम होती है, बच्चा पैदा होता है उसको ठंड लगने से डेथ होने का बहुत बड़ा चांस रहता है, तो उसको क्या है, थोड़ा सा गर्माहट देना फर्स्ट आवर में, ठीक। ये सारी चीज़ें।
इंक्लूडिंग केयर ऑफ द रिस्क न्यूबॉर्न बाय प्रमोट द रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज मतलब अगर ब्लॉक में या होम में डिलीवरी हुई है, आपने उसको देखा, तुरंत उसको रेफर करिए बड़े हॉस्पिटल के लिए, अगर जरूरत है एनआईसीयू की अगर जरूरत पड़ गई तो उसको भेज सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर और न्यूट्रिशनल प्रमोशन, ये सारा इसका पैकेज है, इसमें सारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। अब जो प्रोग्राम है वो क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका एक दूसरा नाम क्या है, पीएम जय करके बोलते हैं। एक तरीके का इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पीएम जय स्कीम was launched in September 2018, 2018 में लॉन्च हुआ था, एंड रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के रिकमेंडेशन से ये लॉन्च हुआ था। कब, 2018 में। विजन क्या था, विजन ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि जितने भी भारतवर्ष में लोग हैं उनको जो है हेल्थ कवरेज मिले, उनका इलाज अच्छे से हो। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। एक खास बात क्या है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है, विच इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, हैविंग सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट अंडर आयुष्मान भारत मिशन। आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत 5 लाख तक का प्राइवेट में इलाज आपका फ्री है, और वो खर्च जो है प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में, वो खर्च जो है वो भारत सरकार वहन करती है। इट प्रोवाइड द कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया। ठीक है, एक तरीके क्या है, ये स्कीम है, और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पीपी एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या बताता है, पब्लिक हेल्थ के लिए या फिर बड़े विजन पे सोशल और हेल्थ को लेकर के किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक सामाजिक के रूप, सामाजिकता का इम्प्रूवमेंट है एक तरीके से। जैसे कब लॉन्च हुआ था, रिवाइज इन, इट इज लॉन्च इन 1975, 1 जुलाई, और रिवाइज कब हुआ था, 20 अगस्त 1986। तो क्या मेन प्रोग्राम थे, पहला गरीबी को दूर करना, इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, दूसरा रेजिंग द प्रोडक्टिविटी, यानी जितने भी लोग हों वो प्रोडक्टिव हों, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी, असमानता को दूर करना, रिमूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो सामाजिक और आर्थिक जो विसंगतियां हैं उसको दूर करना, एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार करना। इसको अचीव करने के लिए प्रोग्राम कैसे फॉलो हुआ ये देखिए। इसको मैं इन जनरल बता देता हूँ। एलिवेट पॉवर्टी थ्रू द क्रिएटिंग कम्युनिटी एसेट, एक सामाजिक जो धन होता है उसको बनाना, जैसे टैंक है, पॉन्ड है, रोड है, ये सभी के काम आएंगे। एंड एक्सपेंड रूरल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द प्रोमोटिंग रूरल इंडस्ट्री। ठीक है, रूरल अर्बन स्कीम बना करके इंडस्ट्री वगैरह को चलाना, हैंडक्राफ्ट को प्रमोट करना, हैंडलूम को प्रमोट करना। अब इसी तरह से प्रोग्राम है, जैसे आर्थिक स्थिति सुधर पाए, एग्रीकल्चर थ्रू द इम्प्रूव्ड सीड कंजर्वेशन ऑफ रेन ऑफ मॉइस्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इन सबको देखना, खेती बाड़ी अच्छे से हो, इरिगेशन बाय द मैनेजमेंट ऑफ कैचमेंट एरिया, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग, कोऑर्डिनेटेड यूजेज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर वेस्ट, इन सारी चीज़ों का यूज करना, पानी का सही से सप्लाई रखना। प्रोडक्शन ऑफ द पैडी, एडिबल ऑयल, धान, फल फूल, वेजिटेबल, इन सबको उगाना। डिस्ट्रीब्यूट लैंड टू द लैंडलेस, जिनके पास जमीन नहीं उनको जमीन प्रोवाइड करना। बहुत सारी चीज़ें इसके तरह इस पर फॉलो हुई हैं। बॉन्डेड लेबर, जो बदवा मजदूरी है उसको दूर करना। ठीक है, प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सभी के लिए, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब सबको मिले। एक्सपेंड प्राइमरी केयर फैसिलिटीज, कंट्रोल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, मलेरिया, इस तरह के प्रोग्राम को देखना। 100% इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करना रूरल एरिया में, इन्फेंट को और प्रेग्नेंट लेडी को। इंश्योर 2 चाइल्ड नॉर्म थ्रू द वॉलंटरी एक्सेप्टेंस, समाज इसको परिवार तैयार कराना सोशली, कि वो 2 बच्चे की स्कीम को लेके चले और एक एजुकेशन को बढ़ावा देना।
जस्टिस फॉर द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, एससी शेड्यूल कास्ट जो हैं उनके लिए और ट्राइब के लिए क्या करना है हमको, उनको न्याय मिल पाए, इसके लिए समाज की चेतना को बनाना, इंश्योर द क्वालिटी ऑफ सक्सेस, इक्वलिटी इन ऑफ सक्सेस, इसको ध्यान देना, प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, एडवेंचर, कल्चर, नेशनल इंटीग्रेशन, इन सब में यूथ को लगाना, किसमें कि स्पोर्ट वगैरह एडवेंचर में रहें, हाउसेस फॉर द पीपल, सबको घर प्रोवाइड करना, लो कास्ट मटेरियल फॉर प्रोवाइड करना जिससे सब लोग घर बना पाएँ, लोन फैसिलिटी देना, स्लम को, स्लम एरिया जो होता है, जो झुग्गी बस्तियाँ होती है उसमें इम्प्रूवमेंट ले आना, यानी कि उसमें सैनिटाइजेशन वगैरह और टॉयलेट वगैरह सब प्रोवाइड करना, मोर ट्री एंड मोर फॉरेस्ट लगाना, इन्वायरमेंट बाई जुडिशियस selection of the sites of dams by use of least damaging technique their construction, डैम वगैरह बनाना, और कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट या एक्ट को ले आना, इम्प्रूव द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युत की व्यवस्था गाँव तक पहुँचाना, सिंप्लीफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड अटेंड द पब्लिक ग्रेविडेंस, यानी कि सबको न्याय मिल सके उसकी व्यवस्था करना। तो इस तरह के 2020 पीपी इसको प्रोग्राम बोलते हैं, 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम है या फिर अपना प्रोग्राम है, वो क्या है, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है, मिशन इंद्रधनुष इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च इन दिसंबर 2014, 2014 में लॉन्च हुआ था। किसके लिए, क्या है, टू एक्सलेट द फुली इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन एमिंग टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टिलिटी। चाइल्ड मोर्टिलिटी को कम करने के लिए हमको क्या करना है, इस तरह का प्रोग्राम बनाया गया जिसको हम लोग मिशन इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं, और इनका जनरल जो वर्क है वो क्या है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है। द मिशन इंद्रधनुष एम्स टू कवर ऑल दोज चिल्ड्रेन हु आर आइदर अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज, कौन से जिनको वैक्सीन जैसे बीमारियां जो वैक्सीन से बचाई जा सके, जैसे डिप्थीरिया हो गया, पोलियो हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP प्रोवाइड द फ्री वैक्सीन अगेंस्ट 10 और 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज टू 26 मिलियन चिल्ड्रेन एनुअली। 26 मिलियन बच्चों को वैक्सीनेशन इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाता है। कौन कौन सी बीमारियां वो देख लीजिए, इसमें क्या आता है, पहला क्या है, डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डिप्थीरिया किससे होता है, कोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। वूपिंग कफ, बॉर्जेला पर्ट्यूसिस है, ये भी बैक्टीरियल है। टिटनेस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ये भी बैक्टीरिया है। तो 3 बैक्टीरियल डिजीज से बचाने के लिए। पोलियो और मेजल्स, ये क्या है, पोलियो वायरस और मेजल्स वायरस से होने वाला क्या है, ये वायरल डिजीज है। सीवियर चाइल्ड ट्यूबरकुलोसिस, बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस बचाने के लिए प्रोग्राम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होने वाला है, ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। हेपेटाइटिस बी है, वह भी वायरल डिजीज होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, ब्लड के थ्रू फैलने वाली बीमारी है। मेनिंजाइटिस और निमोनिया क्या है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चों में, इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से होता है, ये भी बैक्टीरियल बीमारी है। रोटा वायरस से क्या होता है, डायरिया होता है, रोटा वायरस, ये भी वायरल है। और जापानीज इंसेफेलाइटिस जेई है, इसमें भी क्या होता है, वायरस डिजीज है। इन सबको क्या है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये कब आया था, 2014 में। ये क्या है, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, चार्ट को याद करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ तक आपका प्रोग्राम शेड्यूल जो है सेकेंड पार्ट अब कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मैटर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।